नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं नया सवेरा, जहां पर हम बात करेंगे न सिर्फ नई उम्मीदों की, नए सपनों की, बल्कि कैसे आज की जो सुबह है वो क्या कुछ नया लेकर आई है। तमाम जो खबरें हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि आज के दिन में क्या कुछ खास रहेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। सुप्रभात मुकुल, सुप्रभात नया सवेरा के सभी दर्शकों को। और आज हम बात करेंगे भारतीय सेना के अदम्य साहस की। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को हो चुका है 1 साल और साथ ही साथ नया सवेरा में आत्मनिर्भर होते भारत की झलक भी आपको दिखाएंगे, आर्थिक विकास की रफ्तार भी आपको दिखाएंगे और भी बहुत कुछ रहने वाला है खास। तो आइए नया सवेरा की करते हैं शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ राय की हत्या से गुस्से में बंगाल। डीजीपी ने कहा, पूर्व नियोजित तरीके से हुई हत्या, फर्जी नंबर प्लेट का किया गया इस्तेमाल कर शूटआउट को दिया गया अंजाम। हमलावर की तलाश में पुलिस। दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व ने ली चंद्रनाथ हत्याकांड की जानकारी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा, अब खत्म होगा गुंडा राज। पटना के गांधी मैदान में आज सम्राट कैबिनेट का विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत नीतीश कुमार की मौजूदगी में होगा एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। भारतीय सशस्त्र बल के शौर्य की कहानी, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक। और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय युवा खिलाड़ियों का दबदबा, 30 में से 27 पदक पर भारत का कब्जा। आइए विस्तार से नया सवेरा की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम के पास भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमलावरों ने चंद्रनाथ को निशाना बनाकर गोली चलाई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, इस दौरान घायल हो चुके ड्राइवर को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अपोलो अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर के दाहिने हाथ, पेट और सीने में गोली लगी है और उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इस हत्याकांड के बाद डीजीपी समेत पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। थोड़ी देर में फोरेंसिक की टीम भी सबूत इकट्ठा करने के लिए पहुंच गई। हमले में इस्तेमाल किए गए वाहन को जब्त कर उसकी जांच की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। खास बात यह है कि जिस गाड़ी को इस मर्डर के लिए इस्तेमाल किया गया, उसकी नंबर प्लेट फर्जी है। तो चुनाव परिणाम के बाद अगर देखा जाए, यहां पर जिस तरीके से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए चंद्रनाथ राय की यहां हत्या की जाती है, सुनियोजित ढंग से ये हत्या की गई। और खासतौर से अभी तक इस मामले की अगर बात की जाए तो जांच लगातार जारी है। Started the investigation. We have seized a vehicle which was used for the crime purpose. On investigation, it has been found that its number plate has been tampered. The vehicle, actually, the number plate that has been used belongs to a vehicle in Siliguri, but actually it is a tampered number. We have seized from the spot few fired cartridges as well as live rounds. We are processing the information that we have got so far. And at this moment, I think it is the information. This is the only information that I can divulge at this moment. तो मध्यम ग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने पर एक चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको बताते हैं, सुनवाते हैं। चश्मदीद ने कहा है कि चंद्रा की गाड़ी मेरी कार के पास से गुजरी। मेरी गाड़ी 40 से 50 की स्पीड में थी। हमलावर की गाड़ी 60 की स्पीड में रही होगी और अचानक बीच में रास्ते में चंद्रा की गाड़ी रुकी। मुझे ब्रेक की आवाज भी सुनाई दी। मेरी गाड़ी 100 मीटर की दूरी पर थी। बाइक पर सवार एक व्यक्ति आया, बाइक को एक पैर से बैलेंस किया, कार के बाईं ओर शूट आउट हुआ। तो चश्मदीद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। जो बात निकल करके सामने आ रही है, अचानक बीच रास्ते में चंद्रा की गाड़ी को रोका गया
और 2 गोली की आवाज भी चश्मदीद ने कहा कि सुनाई दी है। वो इस काम में एक्सपर्ट लग रहा था। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। जो चंद्रदा का जो गाड़ी था वो मेरे को क्रॉस किया है। क्रॉस करके जैसे ही आगे निकला ना, लगभग 100-150 मीटर की दूरी में आगे निकल गया होगा, तब तक वो गाड़ी अचानक खड़ा हो गया रास्ते में। जैसे ही खड़ा हुआ ना, पीछे से एक बाइक आया और एकदम चंद्र का मतलब लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ड्राइविंग चल रहा था, लेफ्ट साइड में आया, एकदम एक पैर से बैलेंस किया। एक बंदा जो मेरे को दूर से दिख रहा था, बैलेंस किया और सीधा अपना शूट आउट शुरू कर दिया। मैं देख करके जब तक वहां पे थोड़ा सा भीड़ लग गया था, ये तो भाग गया था। ये तो बहुत एक्सपर्ट लग रहा था मेरे को, जहां तक लग रहा था। एक पैर से इसने लगाया, बाइक जैसे लगा था, थोड़ा सा हाइट ज्यादा होगा लेकिन पतला सा था। तो चश्मदीद का क्या कुछ कहना है ये आपने सुना, लेकिन घटना में इस दौरान इस्तेमाल की गई कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। डीजीपी सिद्धार्थ गुप्ता के अनुसार इस कार का जो नंबर प्लेट है वो फर्जी है। ये नंबर प्लेट सिलीगुड़ी निवासी विलियम जोसेफ के नाम पर दर्ज है, लेकिन उन्होंने बताया कि जो नंबर है इस नंबर की गाड़ी उनके पास ही है। यानी इस बात से पता चलता है कि इस कार पर जो नंबर प्लेट लगी थी वो फर्जी थी। और फिलहाल अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है। वहीं अपने निजी सहायक की हत्या से सुवेंदु अधिकारी शोक में हैं और बेहद आक्रोशित भी हैं। खबर मिलते ही वो अस्पताल पहुंचे, जिस दौरान उन्होंने साफ किया कि ये प्री प्लान मर्डर है। 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी और हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी। ये 15 साल के महाजंगल राज का नतीजा है। अब बीजेपी यहाँ के गुंडों को खत्म करने का काम शुरू करेगी। सुवेंदु अधिकारी ने यह भी कहा कि दिल्ली से हमारे पूरे नेतृत्व ने इस बारे में जानकारी ली है। वहीं केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने चंद्रनाथ के परिवार से बात की है। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। केस का सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया, हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सब जानकारी लिया है। ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। 15 साल का महाजंगल राज का एक विफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब पिकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। डीजी साहब आए थे खुद, और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचा। हमारे मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, उसके बाद हमारी पार्टी की सरकार बनने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और चलिए अब आपको पूरा ये जो घटनाक्रम है वो बताते हैं कि आखिर कब क्या कुछ हुआ। ये पूरी घटना अगर बात की जाए 6 मई की रात करीब 10:10 पर घटी, जब चंद्रनाथ मध्यग्राम के दोहरी इलाके में मौजूद, आप बता दें, वो जा रहे थे, वो स्कॉर्पियो कार में थे और साथ ही साथ इस कार को बुद्धदेव बेरा चला रहे थे। इस दौरान तभी तेजी से एक अनजान कार ने चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो कार को रोक दिया। अपने घर से महज 50 मीटर पहले ही चंद्रनाथ की कार रोकी गई और इस दौरान उनके जो ड्राइवर थे वो उनके साथ थे। एक अनजान कार ने उनकी कार को रोका। इस दौरान एक बाइक भी आकर रुकी और बिना समय गंवाए बाइक और कार सवार ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। और इस दौरान गोलियों से गूंज उठा पूरा इलाका। लोग सहम गए। चंद्रनाथ के सीने और पेट में गोली लगी। चंद्रनाथ के सीने में 2 गोलियां लगी और कार में ही वो गिर पड़े। खून से लथपथ हो गए चंद्रनाथ और हमले में कार ड्राइवर भी घायल हो गए। तो चंद्रनाथ के सीने और पेट में गोली लगी थी। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित किया और अपनी कार छोड़कर दोनों हमलावर भाग खड़े हुए। हमले के बाद दोनों को ले जाया गया अस्पताल।
चंद्रनाथ और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। चंद्रनाथ को बुद्धदेव की हालत गंभीर बताई जा रही है। वो अस्पताल में अभी भी भर्ती हैं, उनका उपचार चल रहा है। और शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो गोली लगने से घायल चंद्रनाथ के कार चालक बुद्धदेव बेरा को कोलकाता के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और खासतौर से अगर देखा जाए, चंद्रनाथ के सीने में 2 और पेट में जो गोली है वो मारी गई, यानी काफ़ी करीब से जो गोली है वो मारी गई। सीने में लगी गोली ने उनके हाथ को भेद दिया, यानी कितनी करीबी से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, कितनी नज़दीकी से सुनियोजित ढंग से ये गोली जो है वो मारी गई। और कार चालक के पेट, लीवर और कंधे में भी गोली लगी है। दोनों को ही आप बता दें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव हुआ। और घटनास्थल के पास जेसर रोड पर स्थित अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया। तो बुधवार रात करीब 10:10 पर तोहाड़िया में घर से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही चंद्रनाथ की कार को हमलावरों ने रोका और घर की सड़क पर एक सिल्वर रंग की कार का इस्तेमाल करते हुए चंद्रनाथ की गाड़ी को रोककर उनको मौत के घाट उतारने का काम किया गया। काफी उनका खून बह गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। और जैसे ही चंद्रनाथ की कार रुकी, एक बाइक पर सवार दूसरा हमलावर उनकी गाड़ी के पास आकर खड़ा होता है और इसके बाद बाइक और छोटी कार में मौजूद हमलावर उतरकर लगातार गोलियां चलाते हैं। और इसीलिए सुकांत मजूमदार को हमने सुना और साथ ही साथ हमने सुना कि शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ तौर पर कहा कि ये सोची समझी साजिश थी, रणनीति थी, रेकी की गई थी। बिल्कुल एक सोची समझी साजिश। और खासतौर से संध्या मध्यग्राम में शुभेंदु अधिकारी के पीए चुनाव की पत्नी जो गोली मारकर हत्या किए जाने पर आप बता दें, भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि ये शायद भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा है। जिस इंसान का बीजेपी से कोई लेना देना ही नहीं था, उसकी हत्या क्यों की गई। भवानीपुर में हमारे सीएम ममता बनर्जी जो पराजित हुए हैं, उन्हीं का आफ्टर इफेक्ट शायद हो रही है। अब कौन कर रहे हैं, बोले बांग्लादेश निकल गया है, जो लोग उधर से आया था, अब कौन आया था, ये सीसीटीवी कैमरा है, देखना है। घटना में इस्तेमाल की गई छोटी कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता के अनुसार इसका नंबर प्लेट फर्जी निकला है। ये नंबर प्लेट सिलीगुड़ी निवासी विलियम जोसेफ के नाम पर दर्ज है। और खासतौर से चंद्रनाथ रथ की अगर हम बात करें तो किचड़े पूर्व मेदिनीपुर के चंडीपुर में थी। कई वर्षों तक वायुसेना में जिम्मेदारी निभाने के बाद उन्होंने वहां से अवकाश ग्रहण किया। शुभेंदु अधिकारी के साथ उनका संबंध अटूट विश्वास का था। उनकी मां चंडीपुर पंचायत समिति की सदस्य थी, जिसने उनकी राजनीतिक चेतना की नींव तैयार की। 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले जब शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हुए, तब चंद्रनाथ उनके प्रमुख सहयोगी के रूप में साथ खड़े रहे। भवानीपुर चुनाव से लेकर नंदीग्राम चुनाव तक शुभेंदु के दैनिक कार्यक्रम, बैठकों और राजनीतिक रणनीति तय करने में उनकी भूमिका पर्दे के पीछे कुशल योजनाकार जैसी थी। तो जिस तरीके से अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल में संध्या, हमने देखा है ये एक निर्मम हत्या। और क्या कुछ, क्योंकि अभी तक जो स्थिति सामने आई है उससे ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं पहले से एक प्लानिंग थी, कैसे वो प्लानिंग की गई और उसको एग्जीक्यूट किया गया है। बिल्कुल रेकी की गई थी। और देखिए, जो बाइट निकल करके सामने आ रही है और जो प्रतिक्रिया आ रही है, उसमें साफ तौर पर यह भी कहा शुभेंदु अधिकारी ने कि जो 15 साल का जंगल राज था, मतलब राजनीति से इसको जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमलावर थे वो सोची समझी साजिश के तहत किसी राजनीतिक दल से नाता भी रखते होंगे। हालांकि ये जांच का विषय और जांच में ही पता चलेगा कि आखिर कौन हमलावर थे, कितने समय से रेकी की जा रही थी और आखिर उन्होंने इस तरह का कदम क्यों उठाया, किसके कहने पर उठाया। चलिए, बिल्कुल उसकी तो जांच की जाएगी। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बिहार की, जहाँ पर सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार आज आकार लेने जा रही है। आज दोपहर 12 बजे बिहार को उसका पूरा मंत्रिमंडल मिल जाएगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण के लिए भव्य समारोह होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रही है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार समेत तमाम बड़े नेता दिखाई देंगे।
28 मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे, जिसमें जेडीयू की तरफ से 10, बीजेपी की तरफ से 13 से 14, लोजपा रामविलास की तरफ से 2 से 3, हम और रालोमो की तरफ से एक मंत्री शपथ लेंगे। बाकी विभागों के मंत्री के पद रिक्त रखकर उसका प्रभार मुख्यमंत्री या फिर दूसरे मंत्रियों को दिया जाएगा। आपको बता दें, बिहार में अधिकतम 36 मंत्रियों की संवैधानिक सीमा है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा ये भी है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह लगातार नीतीश कुमार और निशांत कुमार से बातचीत कर रहे हैं। बिहार में साल 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद अब नई टीम का गठन किया जा रहा है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। वहीं जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो कैसी होगी सम्राट की कैबिनेट, वो लगातार आपको हम बता रहे हैं। आज बिहार कैबिनेट का विस्तार होना है, शपथ ग्रहण समारोह होगा और अलग अलग जो कयास हैं इसके लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शक्ति प्रदर्शन वाला भी होगा। लेकिन इस कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। तो भव्य समारोह का आयोजन आज होगा गांधी मैदान में। और आपको बता दें कि सम्राट कैबिनेट आज शपथ लेगी, मंत्रिमंडल आज शपथ लेगा। अधिकतम 36 मंत्रियों की संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक सीमा की अगर हम बात करें तो 36 है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 12 से 14 नाम निकल करके सामने आते हुए नजर आएंगे। हालांकि कई नाम ऐसे चर्चा में हैं कि कौन मंत्री बन सकते हैं। ये देखना होगा कि जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कौन कौन से चेहरे जिन पर मुहर लगी जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो बिहार को आज एक पूर्ण कैबिनेट जो है वो हम देखेंगे किस तरीके से मिलती है और इस कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन से, जब राजनीतिक दलों की हम बात कर रहे हैं, ना सिर्फ बीजेपी जेडीयू, वहाँ से भी अगर देखा जाए तो काफ़ी चर्चा है, खासतौर से निशांत कुमार के नाम को लेकर कि क्या उनको यहाँ पर मंत्री पद दिया जाएगा, क्या वो आज शपथ लेंगे। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए कई मायनों में ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेश, आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और दिलचस्प इसलिए कि देखना होगा कौन कौन से चेहरे जो हैं वो शामिल होते हैं। क्या बीजेपी की तरफ से कुछ नए चेहरे आएंगे? देखिए मुकुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार के लिए बात की जाए, क्योंकि सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण के बाद उनके साथ केवल 2 डिप्टी सीएम ने शपथ लिया था, जबकि कैबिनेट का जो साइज है वो बिहार में 36 मंत्रियों तक की हो सकती है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में कैबिनेट का साइज इतना ही था। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज कैबिनेट का एक्सपेंशन है और ये एक्सपेंशन और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि एक्सपेंशन के बाद जो मंत्री बनाए जाएंगे उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। अमित शाह कल शाम को ही पहुंच गए थे, देर रात वो पहुंचे और इसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं के साथ एक बैठक की। बताया जा रहा है कि उसी में जो नाम मंत्रियों के हैं वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज कर लिए गए हैं। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल है, जो लोग जानना चाहते हैं और जो सस्पेंस बना हुआ है, वो निशांत कुमार के नाम को लेकर के बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पहले डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले थे। लेकिन उस समय कई कारणों की वजह से कहा जा रहा है कि उन्होंने खुद मना कर दिया कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते। ऐसे में जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, जदयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सब अब चाहते हैं कि निशांत कुमार भले ही डिप्टी सीएम ना बने हो, लेकिन कम से कम मंत्री पद एक जरूर वो ले लें। और यही कारण है कि बताया जा रहा है कि कल देर रात तक ललन सिंह जो है वो नीतीश कुमार के आवास पर थे और वो निशांत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि फाइनल हो चुका है कि निशांत मंत्री पद की शपथ लेंगे। जहां तक बात करें बीजेपी के चेहरों की, तो कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ बीजेपी के लिस्ट में नहीं दिख रहा है। जो पहले मंत्री थे, ज्यादातर वही मंत्री इस बार भी बनाए जाएंगे। अगर मसलन बात की जाए तो विजय कुमार सिन्हा जो पहली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, वो फिर से इस बार मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा मंगल पांडे की बात करें या फिर और भी जो बीजेपी के जो मंत्रियों की लिस्ट में जो लोग शामिल थे, कमोबेश वही इस बार फिर से रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। जी
मधुरेश, इसके साथ साथ गांधी मैदान जो है वो एक नया इतिहास रचता हुआ भी नजर आएगा। और यहाँ से अगर हम राजनीतिक संदेश को अगर समझना चाहें तो कितना बड़ा संदेश आज निकलता हुआ नजर आएगा। पहली बार संभवतः ऐसा होगा जहां मुख्यमंत्री के अलावा जो मंत्रिमंडल है वो शपथ लेता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि आज तक जो गांधी मैदान में शपथ हुआ था वो मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट का हुआ था, लेकिन ये संभवतः पहली बार हो रहा है कि जब सिर्फ कैबिनेट के मंत्रियों के लिए इतना भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। और अगर इसके राजनीतिक संदेश की बात करें तो इसे दो तरीके से देखा जा सकता है। पड़ोसी राज्य बंगाल में भी बिहार की तरफ प्रचंड जीत एनडीए ने दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं इसे एक सेलिब्रेशन के रूप में देखा जा सकता है। साथ ही ये एक तरह का संदेश है पूरे बिहार की जनता को कि एनडीए कितना इंटैक्ट है। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने चुनाव लड़ा था, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी भी अगर मुख्यमंत्री हैं, तो एनडीए कितना इंटैक्ट है, ये कहीं ना कहीं बताने की, ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश इस बड़े समारोह के जरिए की जा रही है। और कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां मौजूद रहेंगे तो जनता को ये भरोसा निश्चित रूप से होगा, जो पब्लिक है उस तक ये मैसेज जाएगा कि जो केंद्र सरकार है और जो बिहार सरकार है वो पहले की तरह ही डबल इंजन की सरकार चलेगी। और बिहार में जो विकास की बयार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बह रही थी, वही बयार जो है अब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बहती रहेगी। और निश्चित रूप से जो विकास का काम है वो बिहार का होता रहेगा। जी बिल्कुल। और खासतौर से आज का भी जो कार्यक्रम है उससे संबंधित तमाम अपडेट्स आपसे आगे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार की अगर बात की जाए, आज अहम कार्यक्रम जिसमें कैबिनेट विस्तार होगा और इसके साथ साथ हम देखेंगे कौन से चेहरे संध्या इस दौरान उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। उम्मीद यही की जा रही है कि युवा चेहरे भी इस मंत्रिमंडल में होंगे और साथ ही साथ अनुभव का लाभ भी इस मंत्रिमंडल के माध्यम से मिलता हुआ बिहार को मिलेगा। जी बिल्कुल। चलिए फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की भी। आप बने रहिए डीडी न्यूज पर। खिसते तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एनडीए का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ आज है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद सेनानियों को नमन करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर हम अपने सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन करते हैं, जिनकी बहादुरी और समर्पण राष्ट्र की रक्षा करना जारी रखे हुए है। ऑपरेशन के दौरान उनके कार्यों में अद्वितीय सटीकता, निर्बाध समन्वय और विभिन्न सेवाओं के बीच गहरा तालमेल झलकता है, जिसने आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तत्परता का एक सशक्त प्रतीक है, जो दर्शाता है कि हमारे सशस्त्र बल सबसे महत्वपूर्ण समय पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
यह भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर प्रगति का भी प्रमाण है, जो क्षमता को बढ़ाते हुए लचीलेपन को मजबूत करता है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले ने पूरे देश को दहला दिया था। इसके बाद भारत ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर बुरी तरह पिट गया, और वो जवाब था ऑपरेशन सिंदूर। एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि भारत आतंक के खिलाफ कैसे तुरंत और सटीक जवाब देने का दम रखता है। सिर्फ 23 मिनट में सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। देखिए कैसे भारत ने पाकिस्तान को झुकने पर मजबूर कर दिया। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम की शांत वादियां उस दिन अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठी। हवा में खुली ठंडक को नफरत की आग ने चीर दिया। मासूम लोगों से उनका नाम, उनका धर्म पूछा गया और फिर उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। 26 जिंदगियां जो कुछ पल पहले तक अपने सपनों में जी रही थीं, अचानक खामोश हो गई। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, इंसानियत जख्मी हुई थी, भरोसा टूटा था और पूरे देश का दिल रो पड़ा था। लेकिन उसी दर्द, उसी आक्रोश और उसी आंसुओं के बीच जन्म हुआ एक संकल्प का, एक ऐसे जवाब का जो सिर्फ बदला नहीं बल्कि न्याय था। उस संकल्प का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर हद तक जा सकता है। 6 और 7 मई की रात भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीक और सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। ये वही ठिकाने थे जहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख कमांड सेंटर थे, जो पुलवामा और मुंबई जैसे बड़े हमलों के लिए जिम्मेदार थे। इस पूरे अभियान की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सटीकता और संयमित रणनीति रही। भारत ने साफ तौर पर यह संदेश दिया कि उसकी कार्रवाई सिर्फ आतंकवादी ढांचे तक सीमित है, ना कि किसी पाकिस्तानी नागरिक या सैन्य संस्था के खिलाफ। हालांकि पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई के नाम पर उकसावे की रणनीति अपनाई। ड्रोन और मिसाइल हमलों के माध्यम से धार्मिक स्थलों और नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया, लेकिन भारत की सशस्त्र वायु रक्षा प्रणाली ने हर खतरे को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निष्क्रिय कर दिया, जिससे उसकी सैन्य क्षमता को बड़ा झटका लगा। जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर संचालित यह अभियान भारतीय सशस्त्र बल की 3 सेनाओं, थल, वायु और नौसेना के बेहतरीन तालमेल और संयुक्त क्षमता का सशक्त उदाहरण बना। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों ने न केवल अहम बल्कि निर्णायक भूमिका निभाई। स्वदेश में विकसित आधुनिक स्वदेशी हथियारों ने सेना को सटीक, तेज और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम बनाया। आज का युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी चलता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा के जरिए बदनाम करने की कोशिश भी हुई, लेकिन भारत ने तथ्यों, पारदर्शिता और डिजिटल सतर्कता के जरिए इस सूचना युद्ध में भी मजबूती से जवाब दिया। सिर्फ सैन्य ही नहीं, भारत ने कूटनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी सख्त कदम उठाए। सिंधु जल संधि को निलंबित करना, अटारी वाघा सीमा बंद करना, व्यापार रोकना, ये सभी कदम पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए उठाए गए। इससे साफ संदेश गया कि आतंकवाद को समर्थन देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रणनीति को एक नया आयाम दिया। इसने ये स्पष्ट कर दिया कि अब आतंकवाद और उसको बढ़ावा देने वालों के बीच कोई फर्क नहीं किया जाएगा। यदि हमला होगा तो जवाब भी उतना ही सटीक और प्रभावी होगा। यही कारण है कि यह ऑपरेशन आने वाले वर्षों में एक मिसाल के तौर पर याद किया जाएगा, जहां साहस, सटीक रणनीति और जिम्मेदारी का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि दुनिया को दिया गया एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अब हर चुनौती का जवाब सोच समझकर लेकिन पूरी ताकत के साथ देता है। तो ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आज 1 वर्ष पूरा कर चुका है, ना सिर्फ एक संदेश बल्कि सीधे तौर पर एक स्पष्ट नीति भी कि आतंकवाद का कोई भी प्रारूप हो उसको हम कतई भी
बर्दाश्त नहीं करेंगे और घर में घुसकर मारेंगे अगर हमारी तरफ गलत नज़र से देखा भी गया। हमने देखा था किस तरीके से इस दौरान भारतीय सेना ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया था और इसी को लेकर हम यहाँ चर्चा भी करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो संवाददाता हैं उनका रुख कर लेते हैं। आप बता दें जालंधर से गुरमीत सिंह और श्रीनगर से शब्बीर डार, दिल्ली से विशाल बैरिस्टो जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गुरमीत, आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा था किस तरीके से बॉर्डर पर मौजूद थे आप उस वक्त जब उस टाइम भी आपसे जानकारी ले रहे थे, क्या कुछ चल रहा है और वहाँ जो तमाम लोग थे, अलग अलग गांव के जो लोग थे, उन्हें भी एक विश्वास था कि भारतीय सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है, ना सिर्फ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं बल्कि जो हमारा डिफेंस सिस्टम था वो भी हमने देखा था किस तरीके से इनके दुश्मनों के तमाम जो हमले थे उनको भी हमने नाकाम किया था। बिल्कुल मुकुल, भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया था 7 मई को, वो इंटरवीनिंग नाइट पे मध्य रात्रि में हुआ था। अब सुबह के समय अगर मैं उसे रिकॉल करूं जो 2025 में 7 मई को हुआ था, आपसे ठीक 1 साल पहले, उस समय आप ये लगाइए कि सुबह का समय था। जो भी व्यक्ति, और खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में जब हम रिपोर्टिंग के लिए गए तो वहां पर जो व्यक्ति उठ रहा था सुबह अपने मोबाइल पर टीवी चैनल, कोई यूट्यूब चैनल देख रहा था, कोई टीवी सेट ऑन कर रहा था, हर टीवी चैनल पर बात हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर की और भारत ने किस तरह से पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया उसके बारे में बातचीत हो रही थी। एक सबसे बड़ा डिफरेंस इस बार यह था कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उस समय कुछ लोग सबूत मांग रहे थे, मगर इस बार जो पाकिस्तान के लोग वही सबूत भेज रहे थे, वही वीडियोस भेज रहे थे कि हमारे यहाँ ये हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एक कदम था और उसको लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे या पंजाब का, क्योंकि 530 किलोमीटर लगभग जो है बेल्ट है वो पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब का लगता है और पूरा ये आप अमृतसर, तरन तारन, इस समय मैं अमृतसर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं तो अमृतसर, तरन तारन, फिरोजपुर, फाजिल, गुरदासपुर, ये सारे जिले हैं जो कि पाकिस्तान के साथ इनकी सरहद लगती है। यहां पर जश्न मनाए जा रहे थे जब लोगों को पता चला कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया है, वहां पर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। उसके बाद जमीनी स्तर पर जो है लोगों के अंदर इतना विश्वास था, क्योंकि उसके बाद ये तो पता था कि पाकिस्तान कोई ना कोई नापाक हरकत जरूर करेगा। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नहीं छेड़ा गया है। मगर यह अंदाजा जरूर था कि पाकिस्तान की ओर से कोई नापाक हरकत होगी, ड्रोन अटैक भी हुए। मगर उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्र में जो बिल्कुल सरहद के साथ लगते हुए गांव हैं, उन लोगों में क्या आत्मविश्वास था वो देखने वाली बात थी और वही आज भी देखने वाली बात है। जब 1 साल पूरा हो गया है, लोगों का यह कहना था कि हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा है और कुछ नहीं होने वाला। और उस समय खास तौर पर एक नैरेटिव वॉर भी चल रही थी, क्योंकि अब 20 साल या 30 साल पुरानी वॉर्स नहीं लड़ी जाती सिर्फ युद्ध के मैदान में, बैटलफील्ड के अंदर, अब एक नैरेटिव वॉर भी चलती है। तो जो नैरेटिव वॉर थी वो ये थी कि बॉर्डर एरियाज के जो लोग हैं वो डर के मारे अपने घरों को छोड़कर दूर दूर जा रहे हैं। जब हम ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल सरहद के साथ लगते हुए गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो लोगों का ये कहना, और खास तौर पर दाऊ के गांव है जहां पर बिल्कुल आखिर में एक घर बना हुआ है बिल्कुल बॉर्डर के सामने, यदि पाकिस्तान का रेंजर चाहेगा तो अपनी एक गोली से उस पूरे घर को तबाह कर सकता है। मगर उस घर में रहने वाले लोगों का यह कहना था कि हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे और ये जितनी भी अफवाहें हैं ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। उस बच्चे की तस्वीरें भी काफी वायरल हुई थी, जिस बच्चे ने हमारे सशस्त्र बलों की मदद की थी, वो बच्चा भी काफी वायरल हुआ था, उसे भी आज याद करना चाहेंगे। जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि ना केवल हमारी भारतीय सेना बल्कि जो सीमा पर लोग थे वो भी वहां पर डटे हुए थे और फेक नैरेटिव का वो साफ तौर पर मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे थे। दिल्ली से हमारे सहयोगी संवाददाता विशाल बैरिस्टो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जिस तरह से हमने भारतीय सेना के समन्वय को देखा और सटीक निशाना भारतीय सेना ने कहा और साफ तौर पर संदेश भी कि ऑपरेशन सिंदूर थमा है, खत्म नहीं हुआ है। संदेश साफ है कि अगर आतंक को पालने वाले और आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने वाले भारत की तरफ देखेंगे तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। संध्या, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आतंक का जवाब मुंह तोड़ दिया जाएगा। और मैं बात कर रहा हूं 1 साल पहले की, उस वक्त मैं श्रीनगर में था और जब हमारे पास ये खबर आई कि मध्य रात्रि को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया है और अभी तक जैसा आपने बताया दर्शकों को कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया गया है, तो सुबह सुबह श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूं, लोगों ने मिठाइयां बांटी, भारत मां की जय के नारे लगाए, ये श्रीनगर की बात है।
और श्रीनगर में और कश्मीर के अंदर लोगों में इस बात का ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि पीक टूरिज्म सीजन था। ऐसे में जब टूरिस्ट पर हमला हुआ तो जाहिर सी बात है उनके पेट पे लात पड़ी थी और वो लोगों को गुस्सा इस बात का था कि जब हमारा कमाने का वक्त आया, ऐसे वक्त में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया है। तो ये बात तो कश्मीर के गुस्से की रही। और दूसरी तरफ सब तरह पूरे श्रीनगर के अंदर काले झंडों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई, फ्लैग लोगों ने जुलूस निकाले। और जब हम बात करते हैं उस ऑपरेशन सिंदूर की तो 72 घंटे का वो ऑपरेशन था जिसने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर मारता है। और 72 घंटे का जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को फोन किया और उनसे गुहार लगाई कि इस लड़ाई को रोक दिया जाए। बहरहाल इस दौरान भारत के तरफ से 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए गए जिसमें मुरीद के जो जैश ए मोहम्मद का माफ कीजिए लश्कर तैयबा का नर्सरी कहा जाता है, टेररिज्म की नर्सरी कहा जाता है। उसके अलावा बहावलपुर जो जैश ए मोहब्बत का गढ़ माना जाता है। इसके अलावा नूर खान बेस जो पाकिस्तान का मेन एयरबेस है उस पर भारत ने सटीक हमले किए और भारत ने साफ कर दिया कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहे हैं ताकि दुनिया को यह पता चल जाए कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और पाकिस्तान को भी अच्छा सबक देना जरूरी है। और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं किया है। मुकुल। बिल्कुल विशाल, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और ये जरूरी है, एक स्पष्ट संदेश न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को हमने संदेश दिया कि ये नया भारत है। हमारे संवाददाता शबीर डार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्रीनगर से। शबीर, अगर बात की जाए जिस तरीके से पर्यटकों पर हमला हुआ, रिहायशी जो इलाके थे वहां पर भी हमला किया गया, लेकिन आज 1 वर्ष इसको हो चुका है। किस तरीके का जो बदलाव है वो हमने देखा है क्योंकि जो लोग थे उनके अंदर वो विश्वास था कि भारतीय सेना जो है वो मौजूद है और वो ना सिर्फ हमले का जवाब हमने दिया बल्कि उसके बाद किस तरीके से शांति व्यवस्था जो है वो कायम हुई और उसके साथ आज की तस्वीर जो है अगर देखी जाए तो पूरी तरीके से अलग नजर आती है। जी बिल्कुल, कश्मीर बिल्कुल बदला है। हमने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में हमने एनिमी को एक कैलिब्रेटेड रिस्पांस दिया है। किस तरह एक जॉइंट कोऑर्डिनेटेड ट्राई सर्विस जो प्रिसीजन स्ट्राइक हमने की है। और कश्मीर में उस जिस तरह विशाल बता रहे थे कि किस तरह लोग खुशियां मना रहे थे जब मई 7 को वो अटैक हमने पाकिस्तान के जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। क्योंकि जाहिर सी तौर है, जैसे विशाल भी बता रहे थे कि कश्मीर का टूरिज्म पीक सीजन था मई में, अप्रैल से लेके, और ऑल ऑफ सडन 12 अप्रैल को 22 अप्रैल को अटैक होता है और टूरिज्म जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है कश्मीर की इकोनॉमी को, उसको अटैक किया जा रहा है। और लोगों में बिल्कुल गुस्सा था और लोग सड़कों पे आ गए क्योंकि उनकी रोजी रोटी को की लात मारी गई थी। तो लोग बिल्कुल चाहते थे कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और हमारी जो लीडरशिप है, देश की लीडरशिप है, वो कोई कैलिब्रेटेड और कोई अच्छा सा रिस्पॉन्स दिखाए। और जब मई 7 की बात आई, जब अटैक किया गया पाकिस्तान की जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो कश्मीर में जाहिर तौर पे एक खुशी की लहर दौड़ गई। हर एक जो यहाँ इंडिविजुअल था कश्मीर में वो बिल्कुल खुशियां मना रहा था क्योंकि पहली बार, और ये वो जो उस वक्त रिस्पांस लोगों का था, वो पहली बार देख रहा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के तई, जो सिक्योरिटी और फोर्सेस के साथ जो लोगों का जो सपोर्ट था इस टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड था। तो उसके बाद जो हमने देखा कि कश्मीर में टेरर इकोसिस्टम को खत्म करने के लिए इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी अपनाई और टॉप कमांडर्स जो है जो टेररिज्म के थे वो मारे गए। और जो लोग पहलगाम टेरर अटैक के पीछे थे उनको भी श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव में उनको भी मारा गया। तो उसके बाद कश्मीर फिर से वापस आ गया, टूरिज्म फिर से रिवाइव हुआ। और आज 1 साल के बाद मई 7 में, जैसे मैं कल शाम को डल लेक में टहल रहा था तो पूरा जाम पैक दिख रहा था टूरिस्ट के साथ। पहलगाम की भी अगर बात करें तो इस वक्त अभी मैं कुछ टाइम पहले अपने स्टिंगर से बात कर रहा था तो बोल रहा था कि सर पहलगाम इस वक्त जैम पैक्ड है, होटल्स बुक है, टूरिस्ट घोड़ों पे सवारी कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो दैट शोज कि जो कश्मीर में जो हालात है ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह पॉजिटिविटी की तरह और चेंज हो गए हैं। और कश्मीर की जो पटरी है फिर से रेल जो पटरी पे आ गई है
और यहाँ की नॉर्मलसी वापस है, टूरिज्म रिवाइव हुआ है, लोगों का रोजगार फिर से जिसको छीनने की कोशिश की गई थी वो फिर से बहाल हुआ है, और लोग जो बधाई दे रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की, अपनी लीडरशिप की, कि जिस तरह से टेररिज्म और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो कितनी महत्वपूर्ण है, उससे यही दर्शाता है कि किस तरह इंडिया बदल गया है, इंडिया आगे बढ़ बिल्कुल गया शबीर, है। ये एक नया हमारी भारत है और जो कायराना हमला किया गया उसका न सिर्फ भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि जिन्होंने हमला किया, जैसा आपने जिक्र भी किया ऑपरेशन महादेव का, उनको भी भारत ने ढेर कर दिया। और इसके साथ साथ तमाम वो लॉन्च पैड, आतंकी लॉन्च पैड, जिनके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश की जाती थी, फिर चाहे आतंकी हमलों की हम बात करें या किस तरीके से जो सीमा पर जो हमले होते थे उनको पूरी तरीके से हमने देखा भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया और स्पष्ट संदेश ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया गया। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अलग अलग समाचार पत्रों में क्या कुछ खास खबरें आज प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले कौन सी खबर की हम यहाँ बात करें संध्या? बिल्कुल मुकुल, हमारे दर्शकों को आज हम बता देते हैं कि समाचार पत्रों में प्रकाशित जो अहम खबरें हैं उसमें सबसे पहली खबर हम लेकर के आए हैं अकादमिक शोध पत्रों से जुड़ी हुई। जी हाँ, AI से जुड़ी हुई ये खबर है। आपको बताएं कि अकादमिक शोध पत्रों में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। एक अध्ययन सामने निकल करके आया जो बता रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ा है, और साथ ही साथ नवंबर 2022 का यहाँ पर जिक्र है, जिसमें ChatGPT के सार्वजनिक लॉन्च के बाद से वैज्ञानिक शोध पत्रों में AI का उपयोग 42% तक बढ़ गया है। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, रुझान बढ़ रहा है, और साफ तौर पर यह स्टडी भी यही दर्शा रही है। और आइए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि जुड़ी हुई है, जो हमारे खास तौर से अलग अलग स्कूल हैं उसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है वो आपको बता देते हैं। दरअसल अब जो स्कूल की कमेटी होती हैं उसमें आपको बता दें, मैनेजमेंट कमेटी जो है उसके तहत हर स्कूल में करीब 75% जो सदस्य होंगे वो छात्रों के अभिभावक उनको रखने होंगे, और इसमें भी आपको बता दें करीब महिलाओं का जो कोटा है वो रखा गया है। 50% जो महिलाएं हैं वो इसमें शामिल होंगी। तो एक हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण पहल जो कि शिक्षा मंत्रालय यहाँ करने जा रहा है, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने देश भर के जो तमाम स्कूल हैं उनके लिए नई गाइडलाइन ये जारी की है। कई तरह के मामले जो हैं सामने आते थे, फिर चाहे फीस वृद्धि की हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, बेहतर शिक्षा गुणवत्ता की बात की जाए, सबको देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला माना जा रहा है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का, और ये खबर भी एक अध्ययन से जुड़ी हुई है जो साफ तौर पर बता रही है कि समुद्र के बढ़ते तापमान से समुद्री घास और उसके नीचे मौजूद सूक्ष्म जीवों के साथ उसके महत्वपूर्ण संबंधों पर खतरा पैदा हो सकता है, जिससे तटीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो सकता है, यानी कि पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो सकता है। और एक अध्ययन ये साफ तौर पर दर्शा रहा है, शोधकर्ता बता रहे हैं कि उच्च तापमान सूक्ष्म जीवों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे सल्फाइड का उत्पादन बढ़ता है और यह समुद्री घास के लिए हानिकारक हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को पौधों के आधार पर नहीं समझा जा सकता, उनके पास मौजूद सूक्ष्म जीव समुदाय भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये स्टडी साफ तौर पर दर्शा रही है कि यदि समुद्र का तापमान बढ़ता है तो समुद्री घास के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ये खतरा बढ़ा सकता है। और आइए अब एक और जो खबर प्रकाशित हुई है वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। भारत के कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए, कैसे वहाँ पर हम कह सकते हैं समृद्धि जो है वो आती हुई नज़र आ रही है। ये खबर जो प्रकाशित हुई है ये है जयपुर की, जहाँ से करीब 35 किलोमीटर का जो रास्ता आप तय करेंगे तो आप पहुँचेंगे यहाँ पर गुढ़ा कुमावतन, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे भारत सरकार की जो कृषि के लिए अलग अलग योजनाएं थीं उनका सफलतापूर्वक जो किसान हैं वो लाभ ले रहे हैं। और क्योंकि ऐसा क्षेत्र है राजस्थान के, जब हम बात करते हैं जयपुर की बात की जाए, मान लिया जाता है कि जो भूमि है वो काफ़ी बंजर है, जो पानी की उपलब्धता है उसकी कमी है, लेकिन वहाँ भी जो किसान हैं वो पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं, अच्छी जो हम कह सकते हैं आय है उनको वो हो रही है। और उसके साथ साथ वो भी एक संदेश दे रहे हैं कि अब जब सब बदल रहा है तो भारत की कृषि जो है उसमें भी बड़ा बदलाव है, तकनीकी रूप से बदलाव है, और इस तरह की अलग अलग जो खबरें हैं आज वो प्रकाशित हुई हैं। तो प्रेस रिपोर्ट में आज इतना ही, लेकिन फिलहाल नया सवेरा में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दुनिया भर की खबरों से जोड़ेंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। आइए अब दुनिया भर की खास खबरों पर नजर डालते हैं अराउंड द वर्ल्ड में। ईरान ने अमेरिकी शांति प्रस्ताव की समीक्षा शुरू की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ईरान समझौता करना चाहता है और बातचीत सकारात्मक रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 साल बाद चीन दौरे पर जाएंगे, जहां वे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ट्रंप का बीजिंग दौरा 14 और 15 मई को तय है। हांता वायरस के प्रकोप से प्रभावित लग्जरी क्रूज शिप जो केप वर्डे के तट पर फंसा हुआ था, बुधवार को स्पेन के लिए रवाना हो गया। इस जहाज पर लगभग 150 लोग सवार थे, जिनमें से 3 लोग गंभीर रूप से बीमार थे, जिन्हें पहले ही चिकित्सा सहायता दी गई। बोलीविया में शिक्षकों और श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी और कृषक समुदायों ने भी कानून 120 को रद्द करने की मांग को लेकर लापास में विरोध प्रदर्शन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दिन एक उत्सव में आज आपके लिए क्या है खास, जानते हैं। एक दिन एक उत्सव में बात करते हैं ओडिशा के कटक की, जहां पर 11 मई तक आपको बता दें परिचय राष्ट्रीय आदिवासी कार्निवाल में आदिवासी कला और संस्कृति का उत्सव जारी है। ये मेला आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण में अहम भूमिका निभा रहा है। आदिवासी कला और संस्कृति का भव्य संगम प्राचीन लोक संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखने के साथ साथ लुप्त होती जनजातीय कला कौशल के संरक्षण और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कटक के बालियात्रा मैदान में आयोजित किया गया है परिचय राष्ट्रीय आदिवासी कार्निवाल। ये मेला 2 मई से प्रारंभ हुआ और 11 मई तक चलेगा। इस मेले में 12 राज्यों और ओडिशा के 16 आदिवासी बहुल जिलों के व्यवसायियों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न वस्त्र, वन उत्पाद, पारंपरिक खाद्यान्न, हस्तशिल्प और हैंडलूम सामग्री की बिक्री के लिए 150 स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही प्रत्येक संध्या पर आदिवासी कला और संस्कृति को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला आदिवासी कलाओं और परंपराओं का संरक्षण कर उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। परिचय राष्ट्रीय आदिवासी कार्निवाल न केवल आदिवासी संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ा रहा है, बल्कि इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखने के प्रयासों में भी एक कदम आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे पद्म के तहत आज हम आपको मिलवा रहे हैं कर्नाटक के अंके गौड़ा से, जिन्होंने पिछले 5 दशकों में अपनी कमाई का करीब 80% हिस्सा किताबें खरीदने में खर्च कर दिया और निःशुल्क लाइब्रेरी पुस्तक माने की स्थापना की। प्रति किसी का प्रेम इतना गहरा भी हो सकता है कि वे जीवन भर की अपनी आमदनी को पुस्तक खरीदने में ही लगा दें। ऐसे ही हैं अंके गौड़ा, जिन्होंने जिंदगी भर अपनी आमदनी का 70 से 80% सिर्फ किताबें खरीदने में ही लगा दिया। कभी कभी जिंदगी की सबसे उजली कहानी उन हालात से जन्म लेती है जहां उम्मीदें भी सीमित लगती हैं। कर्नाटक की धरती पर एक ऐसा ही सफर शुरू हुआ है अंके गौड़ा का, जिनका जन्म मंडिया जिले के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। बचपन में किताबों तक पहुंच चाहे सीमित थी, लेकिन ज्ञान की प्यास अभावों से कहीं बड़ी थी।
कॉलेज के दिनों में जब उनके प्रोफेसर अंतरामू ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया तो वही छोटी सी प्रेरणा जीवन मार्ग बन गई। जीवन यापन के लिए उन्होंने चीनी मिल में काम किया और समय मिलने पर बस कंडक्टर के रूप में भी कार्य किया। कन्नड़ साहित्य में उच्च शिक्षा हासिल की। उनका पुस्तक प्रेम ही था कि लगभग 30 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी 80% आय किताबें खरीदने में ही लगा दी। जब हम पढ़ाई करते थे उस समय हमें किताबें भी मुश्किल से मिलती थीं। किताबों की बहुत कमी थी, लेकिन मुझे पढ़ने का शौक था। तभी मैंने सोचा कि दुनिया की अच्छी किताबें इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को क्यों न दी जाएं। इसी सोच के साथ मैंने किताबों का संग्रह करना शुरू किया ताकि हमारी पीढ़ी और आगे आने वाले लोग इसका लाभ उठा सकें। आज मेरी उम्र लगभग 78 वर्ष है और पिछले 50 से 55 वर्षों से मैं लगातार अपने से शौक के रूप में किताबें एकत्र करता आ रहा हूँ। इस लाइब्रेरी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कोई शुल्क या सदस्यता नहीं है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आकर निःशुल्क पढ़ सकता है। अंके गौड़ा का जुनून धीरे धीरे एक संकल्प में बदल गया कि ज्ञान किसी एक का नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो उसे पाना चाहता है। इसी सोच के साथ उन्होंने मैसूर के पास हरला हल्ली में एक विशाल निशुल्क लाइब्रेरी पुस्तका माने की स्थापना की, जो आज 20 लाख से अधिक किताबों, डिक्शनरी और दुर्लभ पांडुलिपियों का घर बन चुकी है। यहाँ तक कि लाइब्रेरी को आगे बढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच दिया। आज अंके गौड़ा अपनी पत्नी विजय लक्ष्मी और परिवार के साथ उसी लाइब्रेरी के एक छोटे से कोने में सादगी भरा जीवन जीते हैं। ये लाइब्रेरी हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है ताकि कोई भी बिना किसी शुल्क के कभी भी आकर पढ़ सके, सीख सके और अपने सपनों को दिशा दे सके। ये सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं बल्कि एक ऐसा जीवन दर्शन है जहां त्याग, समर्पण और ज्ञान मिलकर समाज के लिए एक अमूल्य विरासत बन जाते हैं। शिक्षा के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए समाजसेवी अंके गौड़ा को पद्मश्री सम्मान मिलने पर हार्दिक बधाई। और अब स्पोर्ट्स ट्रैक में जान लेते हैं खेल से जुड़ी हुई खबरें। ताशकंद में भारत के युवा मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। लड़कियों के अंडर 15 टीम ने कुल 15 में से 14 पदक अपने नाम किए। वहीं लड़कों के अंडर 15 वर्ग में भारतीय मुक्केबाजों ने 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच लखनऊ में खेला जाएगा। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पंजाब के लिए कूपर खोनो ने 107 रन की नाबाद पारी खेली, हालांकि ये नाकाफी रही। सनराइजर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 235 रन बनाए। मौजूदा चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन ने चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में पीएसजी के बायर्न म्यूनिख को 6-5 के औसत से मात दी। अब 30 मई को होने वाले फाइनल में पीएसजी का सामना आर्सेनल से होगा। और आइए अब नजर डालते हैं आपके शहर, आपके राज्य में मौसम और तापमान के हाल पर।
तो फिलहाल के लिए आज नया सवेरा में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले कौन सी दिलचस्प तस्वीरों के साथ आज हम छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को लिए चलेंगे साउथ कोरिया। जी हाँ, साउथ कोरिया में एक कार्यक्रम में जब एक रोबोट भिक्षु ने हाथ जोड़कर वहां पर मौजूद भिक्षुओं को प्रणाम किया तो एक अलग ही माहौल नजर आया। ये पहल एआई और धर्म के मिलन के प्रतीक के तौर पर देखी गई। पारंपरिक बौद्ध वस्त्र पहनकर इस रोबोट भिक्षु ने प्रार्थना की और भिक्षुओं के सामने समर्पण की प्रतिज्ञा भी ली। तो नया सवेरा में आज जाते जाते आपको इन तस्वीरों के साथ और तकनीक की तस्वीरों के साथ छोड़े जा रहे हैं। मुझे, मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।